सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का। गाइज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो अगर आपको कहीं पे कोई चीज ना समझ आए तो वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइज, मैं उसको जरूर क्लियर आउट करूंगी। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, सेट 42 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी होती है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है 12 प्रकार की, ऑप्शन बी 5 प्रकार की, ऑप्शन सी 8 प्रकार की, या ऑप्शन डी 10 प्रकार की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल 8 प्रकार की मिट्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी जो है ये कौन कौन सी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी होती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस, ये आपको याद रखना है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ मृदा जो है ये सबसे ज्यादा जो है गाइस, याद रखिएगा, ये कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर मैदान में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस, ये आपको याद रखना है, जलोढ़ मृदा हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है काली मिट्टी हो गया। काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस, आपका जो है जलोढ़ मृदा हो गया, काली मिट्टी हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, लाल मिट्टी है, ये हो गया लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बाद आपको याद रखना है गाइस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखिएगा। लाल मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी के बाद आपको याद रखना है गाइस, पीली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, पीली मिट्टी। तो आपको याद रखना है भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जो है कुल 8 प्रकार की मिट्टी होती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस, पीली मिट्टी के बाद आपको याद रखना है गाइस, लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद आपको कौन सा मिट्टी हो गया गाइस, तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी हो गया। लेटेराइट मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है गाइस, तो आपको याद रखना है। लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे ज्यादा जो पाई जाती है ये पश्चिम बंगाल की तरफ पाई जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, और कौन सी मिट्टी हो गई गाइस, तो आपको याद रखना है मरु मिट्टी हो गई। इसके बाद आपकी कौन सी मिट्टी हो गई गाइस, तो मरु मिट्टी हो गई। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस, पीट मिट्टी हो गई। इसके बाद आपको याद रखना है और कौन सी मिट्टी हो गई, जंगली मिट्टी हो गई। तो टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है गाइस भारत में, जिसमें से कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये सारे मैं क्लियर कर दिया गाइस, तो याद रखिएगा। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो कि इनके नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है ये कुल मिट्टी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है गैस, तो ये आपको याद रखना है कि जलोढ़ मृदा जो है ये कुल मिट्टी के जो है 43% भाग पे जो है ये फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ मृदा जो है ये कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है, 43% भाग पे फैला हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है काली मिट्टी जो है ये कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ है, तो ये 18% भूभाग पे फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि ये पूछता है इसीलिए मैं इसका लिखा रही हूँ। उसके बाद आपको याद रखना है लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी जो है ये कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, ये 15% भूभाग पे फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कभी कभी लेटेराइट मिट्टी के बारे में भी पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है गाइस। अगर लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, ये 3 से 4% भूभाग पे जो है ये फैला हुआ है, तो यहाँ से जो है इतना पूछता है। जो कि आपको याद रखना है, जलोढ़ मृदा जो है ये दो भागों में, जो कि खादर और बांगर। नई जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग में स्रावित होता है, तो आपके ऑप्शन है मस्तिष्क में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी हृदय में, या ऑप्शन डी अग्नाशय में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन जो है गाइस याद रखिएगा मानव शरीर के अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इंसुलिन जो है ये क्या करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इंसुलिन से आपको क्या याद रखना है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये जो है ये क्या करता है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है, ये भी आपको लिख लेना है। ये ग्लूकोज को किस में बदलने का काम करता है गैस, तो ये आपको याद रखना है, ये ग्लूकोज को गैस याद रखिएगा
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो है ये कौन करता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो करता है ये करता है अगर इंसुलिन करता है। ठीक है, तो ये भी आपको लिख लेना है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो है ये कौन करता है गाइस? तो ये आपको याद रखना है। बदलने का काम जो करता है गाइस, याद रखिएगा कौन करता है? तो बदलने का काम जो करता है ये इंसुलिन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गाइस कि इंसुलिन को जो है पहली बार जो है इसे कब खोजा गया था? तो याद रखिएगा कि इसकी खोज जो है ये किसने की थी? इंसुलिन की गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन की जो खोज की थी बैटिंग और बेस्ट ने गाइस, याद रखिएगा इंसुलिन की खोज की थी। तो याद रखिएगा इंसुलिन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा इंसुलिन की जो खोज की थी वो बैटिंग और बेस्ट ने मिलकर की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि याद रखिएगा बैटिंग और बेस्ट ने मिलकर जो गाइस, याद रखिएगा बैटिंग और बेस्ट ने मिलकर जो है इसकी खोज कब की थी गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग और बेस्ट ने मिलकर जो गाइस 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। बैटिंग और बेस ने जो है इसकी खोज कब की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1921 ईस्वी में खोज की थी, ये भी आपको ध्यान। अब बात करें गाइस कि इंसुलिन की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, डायबिटीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की कमी से जो होने वाला जो रोग है ये कौन सा है गाइस? तो ये आपको लिखना है, इंसुलिन की कमी से जो होने वाला रोग है गाइस, ये आपको लिखना है डायबिटीज जो है ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है या इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी खोज किसने की, और याद रखिएगा कि इसकी खोज कब की गई। तो डायबिटीज गाइस यहाँ पे जो है याद रखिएगा डायबिटीज। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है गाइस? तो याद रखिएगा इसकी कमी से जो है डायबिटीज रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पूछा हुआ है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी तापी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तापी नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती, ये आपको ध्यान रखना। ये नदी जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है ये आपकी किस साइड बहती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो बहती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये पश्चिम के साइड बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तापी नदी जो है ये किस साइड बहती है गाइस? पश्चिम की तरफ बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में बहती है और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा जो है इस तरीके का, अगर हम बात करें कि डेल्टा का आकार जो है ये कैसा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम डेल्टा के आकार के बारे में बात करें गाइस, तो डेल्टा का जो आकार होता है गाइस, याद रखिएगा, याद रखिएगा इसका आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा डेल्टा का जो आकार होता है ये त्रिभुजाकार जो है डेल्टा का आकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डेल्टा का आकार जो है ये कैसा होता है? तो डेल्टा का जो आकार है ये त्रिभुजाकार होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, ये जो है गंगा नदी, गंगा नदी का जो है याद रखिएगा सबसे पहले जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी गंगा नदी है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस? तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है गंगा नदी। अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा गंगा नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है? तो 2000 जो है 600 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2600 किलोमीटर जो है गाइस, याद रखिएगा गंगा नदी की कुल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है गाइस, याद रखिएगा ये कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है गाइस, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की जो है ये कुल लंबाई
2900 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र की जो है कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। बट इसका जो कुछ भाग होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कुछ भाग तिब्बत में होता है और कुछ भाग जो है ये भारत में होता है, ठीक है। लेकिन जो है भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो गंगा नदी है, क्योंकि इसकी भारत की कुल लंबाई 2600 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थोडा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कि थोडा लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी हरियाणा से, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है guys? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश से और कौन कौन सा लोक नृत्य है जो कि संबंधित है guys, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें guys, तो आपको याद रखना है जो कि है आपका छपेली। छपेली जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है guys? तो ये आपको याद रखना है। छपेली जो है guys, याद रखिएगा ये आपके हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस नाटी। नाटी जो है ये कहाँ का है गाइस? तो याद रखिएगा नाटी जो है ये भी आपके हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद बात करते हैं गाइस डांगी। डांगी जो है कहाँ का है गाइस? याद रखिएगा डांगी लोक नृत्य जो है ये भी हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस बांदी। बांदी लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस? तो याद रखिएगा बांदी लोक नृत्य जो है ये भी हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद आपको याद रखना है बारलू। बारलू लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है गाइस कजरी। कजरी लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस? से याद रखिएगा कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नौटंकी, नौटंकी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है? तो याद रखिएगा नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है रासलीला हो गया। रासलीला बताइए कहाँ का है? तो याद रखिएगा रासलीला जो है ये भी उत्तर प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। रासलीला जो है ये कहाँ का है? तो याद रखिएगा रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हृदय, या ऑप्शन डी अधिवृक्क। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो है आपको एक पॉइंट लिखना है कि यकृत के अध्ययन को जो है ये क्या कहा जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यकृत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ये मेरा प्रश्न है आप सभी से, तो गाइस याद रखिएगा यकृत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। यकृत का अध्ययन जो कहलाता है वो हिपेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो यकृत का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस? तो याद रखिएगा यकृत का अध्ययन जो कहलाता है हिपेटोलॉजी जो है यकृत का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यकृत का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा यकृत का अध्ययन जो है ये हिपेटोलॉजी जो है गाइस, याद रखिएगा यकृत का अध्ययन जो है हिपेटोलॉजी जो है कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है जो कि यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत का अध्ययन जो है हिपेटोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते गए कि यकृत से ही गाइस याद रखिएगा यकृत से ही पीत रस का स्रावन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या याद रखना है गाइस? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यकृत से गाइस याद रखिएगा यकृत से जो है किसका स्रावन होता है? तो पीत रस का स्रावन जो है ये कहाँ से होता है गाइस? तो ये आपको याद रखना है यकृत से जो है पीत रस का स्रावन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस। तो याद रखिएगा कि पूछा गया था कि पीत रस का स्रावन जो है कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा यकृत से पीत रस का स्रावन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं किडनी के बारे में गाइस, तो किडनी में आपको क्या याद रखना है कि किडनी का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि किडनी का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किडनी का जो अध्ययन कहलाता है ये नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किडनी का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है किडनी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है गाइस? तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि किडनी का अध्ययन जो है ये नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो है यकृत का अध्ययन जो कहलाता है वो हिपेटोलॉजी कहलाता है और किडनी का अध्ययन जो है ये नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रॉन जो है ये आपको याद रखना है गुर्दे की जो है यानी कि किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन होती है गाइस? तो ये आपको याद रखना है किडनी की क्रियात्मक इकाई जो है ये कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो किडनी की अगर क्रियात्मक इकाई पूछे गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि
किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है ये कौन होती है? तो याद रखिएगा, किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है ये आपको लिखना है नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो याद रखिएगा किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, नेफ्रॉन जो है ये किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सबसे मजबूत धातु निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? तो आपको बताना है कि सबसे मजबूत धातु कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है गैलियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी क्रोमियम या ऑप्शन डी ऑस्मियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे मजबूत धातु जो है ये आपकी कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मजबूत धातु जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये टंगस्टन है। टंगस्टन के बारे में आपको 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि जो कि आपको याद करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टंगस्टन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है। तो अगर आप सभी को पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टंगस्टन का जो है ये परमाणु संख्या कितना होता है गाइस। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा टंगस्टन का जो परमाणु संख्या होता है ये कितना होता है गाइस? तो याद रखिएगा इसका जो परमाणु संख्या होता है ये 74 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रतीक के बारे में कि टंगस्टन का जो है प्रतीक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, टंगस्टन का जो प्रतीक होता है ये डब्ल्यू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है सबसे मजबूत धातु जो है कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है टंगस्टन है। उसके बाद आपको टंगस्टन से एक पॉइंट और याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बिजली बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये किसका बना होता है? तो गाइस याद रखिएगा बिजली बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिजली बिजली बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये आपको ध्यान रखना है, बिजली बल्ब, ठीक है, बिजली बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये किसका बना होता है? तो याद रखिएगा बिजली बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। बिजली बल्ब का फिलामेंट क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिजली बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो आप रेड कलर का जो है आप बल्ब वगैरह जो देखते होंगे गाइस, तो उसमें क्या होता होगा कि उसमें जो होता होगा कि जो इस तरीके का होता होगा, जिससे मैं पिक्चर में आपको बता देती हूँ, जो इस तरीके का जो ऐसे बना होता है बिजली बल्ब में, रेड कलर का जो बल्ब होता है और जब ये फ्यूज होता है तो उड़ जाता है। तो यही के बारे में पूछ रहा है कि बिजली बल्ब का जो है फिलामेंट किससे बना होता है गाइस। तो याद रखिएगा बिजली बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है गाइस, याद रखिएगा फिलामेंट जो बना होता है ये किसका बना होता है गाइस। तो याद रखिएगा बिजली बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बिजली बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? टंगस्टन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस गैलियम के पास। गैलियम के बारे में आपको क्या याद रखना है? गैलियम के बारे में गाइस आपको ये याद रखना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था जो कि पूछा गया था कि कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो पाई जाती है ये कौन पाई जाती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, द्रव अवस्था में जो पाई जाती है गैलियम जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमरे के ताप में जो है द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो गैलियम पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम से आपको क्या याद रखना है? तो क्रोमियम से आपको ये याद रखना है कि सबसे जो है कठोर धातु कौन सी होती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम जो है गाइस याद रखिएगा सबसे कठोर धातु होती है। तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे कठोर धातु जो होती है गाइस याद रखिएगा ये क्रोमियम होती है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस ओस्मियम के पास। ओस्मियम के बारे में आपको क्या याद रखना है? ओस्मियम में आपको ये याद रखना है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। तो याद रखिएगा गाइस सबसे भारी धातु जो होती है ये ओस्मियम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो याद रखिएगा सबसे भारी धातु जो होती है ये कौन सी होती है? तो गाइस याद रखिएगा सबसे भारी धातु जो होती है ये ओस्मियम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है कि पॉलिश किया हुआ चावल खाने से कौन सा रोग होता है। तो आपके ऑप्शन है त्वचा का फटना, ऑप्शन बी जनन शक्ति कम होना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का नहीं बनना, या ऑप्शन डी बेरी बेरी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो पॉलिश किया हुआ चावल खाने से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। पॉलिश किया हुआ चावल में कौन सा विटामिन होता है गाइस? तो याद रखिएगा विटामिन बी होता है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा ये जो है बेरी बेरी रोग होता है। अगर हम बात करें त्वचा फटना जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है,
ये जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा विटामिन बी 2 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी 2 की कमी से रोग जो है होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा रोग होता है। तो त्वचा का फटना जो है ये विटामिन बी 2 की कमी से ये रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का जो है ये किसकी वजह से नहीं बनता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्त का थक्का जो है विटामिन के की कमी के कारण जो है ये आपका जो है कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के की कमी से जो रोग होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है विटामिन के की कमी से। उसके बाद बात करते हैं गाइस जनन शक्ति का कम होना। तो याद रखिएगा विटामिन ई की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति कम होना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि मलयालम को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता कब दी गई है। तो आपको बताना है कि मलयालम को जो भाषा है इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में कब मान्यता दी गई है। तो आपके ऑप्शन है 2013, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2004 या ऑप्शन डी 2014। सो गाइज अगर हम बात करते हैं गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके शास्त्रीय भाषा की संख्या जो है ये कितनी है गाइज, ये आप सभी को याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा की जो संख्या है गाइज, याद रखिएगा ये कितनी है। तो याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा की संख्या जो है ये आपका 6 है, ठीक है। शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है गाइज, तो ये आपको याद रखना है 6 है। जो कि आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है 6 है, ठीक है। अभी 2000 जो 25 है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। 2024, ठीक है, 2024 में जो है ये आपका जो है 5 और जो है जोड़ा जाएगा, जो कि 5 और कौन-कौन सा जोड़ा जाएगा 2025 में। तो पहले मैं इसे लिख देती हूँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कि मराठी को जोड़ा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में किसे-किसे जोड़ा जाएगा गाइस, तो याद रखना है मराठी को जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस पाली को जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है और कौन सी भाषा को जोड़ा जाएगा, पाली हो गया। उसके बाद गाइस आपका जो है असमिया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 5 भाषा को जो है आपको याद रखना है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। असमिया हो गया। उसके बाद आपका जो हो गया बंगाली हो गया। उसके बाद जो है ये 4 भाषा हो गया और एक और भाषा आपको याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है प्राकृत भाषा, ठीक है। बंगाली हो गया और 5वां जो है आपको याद रखना है प्राकृत भाषा। तो इसे जो है 2024 में जो है मान्यता मिलने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 5 भाषा को 2024 में मान्यता मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जिसे मिल चुका है गाइस, जो 6 भाषा है वो कौन-कौन सी भाषा है गाइस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस 6 के बारे में, ठीक है। इस 6 के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा भाषा है। तो पहला भाषा आपको याद रखना है गाइस, ये जो कि आपको याद रखना है तमिल हो गया। पहला भाषा आपका कौन सा हो गया गाइस, तमिल हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कौन सी भाषा हो गई गाइस, तो दूसरा हो गया आपका, दूसरा जो हो गया ये आपका कन्नड़ हो गया। उसके बाद बात करते हैं तीसरा जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, तीसरा जो हो गया ये आपका उड़िया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा जो है ये आपका उड़िया हो गया। उसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया, उड़िया के बाद आपको याद रखना गाइस, आपका जो है कौन सा भाषा हो गया, तेलुगु हो गया, ठीक है। ये उड़िया के बाद आपको कौन सा याद रखना है गाइस, तेलुगु हो गया। तेलुगु के बाद आपको कौन सा याद रखना है, तेलुगु के बाद जो है गाइस आपको याद रखना है संस्कृत हो गया। तेलुगु के बाद जो है ये आपका कौन सा भाषा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है संस्कृत हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है और कौन सी भाषा हो गई गाइस, तो ये आपका 1 2 3 4 5, 5 भाषा हुआ। उसके बाद एक और आपको ये लिख लेना है गाइस, जो कि आपका हो गया मलयालम, ठीक है। तो ये 6 भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। अगर हम बात करें कि इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है कब-कब मिला गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तेलुगु के बारे में। तेलुगु के बारे में बात करेंगे कि इसे कब मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो गाइस याद रखिएगा तेलुगु को जो मिला है ये कब मिला है, तो 2008 में जो है तेलुगु को मिला। तो याद रखिएगा इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ये कब मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2008 में जो है इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। उसके बाद बात करते हैं गाइस संस्कृत का। संस्कृत को जो है ये कब मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत को जो मिला है ये 2005 में इसे तेलुगु भाषा का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। तमिल की अगर बात करें, तमिल को कब मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तमिल को जो है 2004 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला है, 2004 में। उसके बाद अगर बात करते हैं कन्नड़,
कन्नड़ को जो है ये कब मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ को जो मिला है ये 2008 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये आपको याद रखना है उड़िया। उड़िया को कब मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उड़िया को जो है 2014 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और बात करते हैं मलयालम। मलयालम को मिला है गाइस 2013 में। तो आपका प्रश्न क्या था गाइस, यहाँ पे जो प्रश्न था यहाँ पे पूछा था मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सितार से, ऑप्शन बी तबला से, ऑप्शन सी बांसुरी से, या ऑप्शन डी सरोद से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जाकिर हुसैन जो है गाइस याद रखिएगा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तबला से और कौन कौन सा संबंधित है, तो याद रखिएगा अल्लाह रखा जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्लाह रखा जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा तबला से। उसके बाद आपको याद रखना है लतीफ खां। लतीफ खां जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लतीफ खां जो है गाइस याद रखिएगा ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो लतीफ खां जो है ये आपको याद रखना है तबला से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सितार से, सितार से जो है कौन कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका जो है विलायत अली खां, विलायत खां जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विलायत खां जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है ये किससे संबंधित है, ये आपके सितार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस पंडित रविशंकर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर जो है गाइस ये किससे संबंधित है, तो पंडित रविशंकर जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, ये आपके सितार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस पंडित रविशंकर की बेटी जो है गाइस अनुष्का, अनुष्का शंकर जो है ये किससे संबंध है इसका गाइस, तो याद रखिएगा अनुष्का शंकर का जो संबंध है ये किससे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुष्का शंकर का जो संबंध है गाइस याद रखिएगा ये सितार से। उसके बाद आ जाते हैं गाइस बांसुरी। बांसुरी से जो है ये कौन संबंधित है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। ये बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस बांसुरी से और कौन संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको याद रखना है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पन्नालाल घोष जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बांसुरी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सरोद से गए। सरोद से आपको याद रखना है अकबर अली। अकबर अली जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबर अली जो है ये सरोद से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अमजद अली जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा अकबर अली हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है अमजद अली हो गया, ये किससे संबंधित है। अकबर अली, अमजद अली गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, ये सरोद से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, या ऑप्शन डी 5 प्रकार के। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उद्गार के आधार पर जो है ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है पहला प्रकार जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। पहला जो है ये आपको याद रखना है सक्रिय ज्वालामुखी। पहला जो है ये कौन सा है गाइस, तो पहला आपको याद रखना है ये जो कि है सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये पहला प्रकार है। दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो दूसरा प्रकार कौन सा है गाइस, तो पहला हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना सुषुप्त ज्वालामुखी हो गया। दूसरा जो है ये आपको कौन सा याद रखना है, तो दूसरा जो है ये आपको याद रखना है सुषुप्त ज्वालामुखी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको कौन सा हो गया, सुषुप्त ज्वालामुखी हो गया। और तीसरा की अगर बात करें, तीसरा जो है ये कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपका हो गया तीसरा जो हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो हो गया ये आपका मृत ज्वालामुखी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा ज्वालामुखी हो गया, मृत ज्वालामुखी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका।
आपके ऑप्शन है आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका जो कि आदि ऐतिहासिक काल की लिपि को नहीं पढ़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते गए सबसे इम्पोर्टेंट कि आदि ऐतिहासिक काल में गाइस याद रखना है कि मानव के द्वारा जो है ये खेती करना जो है, याद रखिएगा मानव के द्वारा जो है ये खेती करना कब स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव द्वारा जो है खेती करना कब स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव द्वारा खेती करना जो प्रारंभ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मानव द्वारा खेती करना जो प्रारंभ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कब हुआ है। तो ये आदि ऐतिहासिक काल में जो है मानव द्वारा खेती करना जो है प्रारंभ हुआ है, ये किस काल में हुआ है गाइस पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रारंभ हुआ है आदि ऐतिहासिक काल में। उसके बाद गाइस आपको आदि ऐतिहासिक काल से क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा कि मानव के द्वारा जो है अस्थाई बस्तियों का निर्माण जो है, अस्थाई बस्तियों का निर्माण जो है ये कब हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव के द्वारा अस्थाई बस्तियों का निर्माण जो हुआ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थाई बस्तियों का निर्माण जो हुआ है ये आदि ऐतिहासिक काल में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अस्थाई बस्तियों का निर्माण जो है ये कब हुआ है, आदि ऐतिहासिक काल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा आदि ऐतिहासिक काल से आपको और क्या याद रखना है, तो हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की जो गणना की जाती है किसमें की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना जो है ये किसमें की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की जो गणना की जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसमें की जाती है, तो हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना जो है ये आदि ऐतिहासिक काल में की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना जो है ये किसमें की जाती है, तो याद रखिएगा हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना की जाती है, ये किसमें की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आदि ऐतिहासिक काल में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटिश से, ऑप्शन सी रूस से या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान से आपका क्या लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये आपको याद रखना है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, जो आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार जो है ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार जो है ये कौन से भाग, ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका जो है रूस के संविधान से कौन क्या लिया गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य जो है जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका रूस से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस ब्रिटिश के संविधान से। ब्रिटिश के संविधान से गाइस याद रखिएगा विधि का शासन। विधि का शासन जो है ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विधि का शासन जो है ये कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा विधि का शासन जो है ये लिया गया गाइस आपके ब्रिटिश के संविधान से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। विधि का शासन, विधि का शासन जो है ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विधि का जो शासन लिया गया गाइस ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो याद रखिएगा ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपको याद रखना है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है ये कहाँ से ली गई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई, ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय प्रणाली जो है ये कहाँ से ली गई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। उसके बाद बात करते हैं गाइस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची लिया गया। इसके बाद जो है याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है ये कहाँ से ली गई है, तो ये भी लिख लीजिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा संसद के जो है गाइस याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों की बैठक जो है ये कहाँ से ली गई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संसद के दोनों सदनों की बैठक जो ली गई है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो आपको बताना है कि मानव तंत्र में कौन सा है जो कि एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रीन, ऑप्शन सी पेप्सिन या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गैस्ट्रीन जो है ये एक पाचक एंजाइम नहीं है। टाइलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये आपका पाचक एंजाइम है, जो कि ये कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पेट्रोल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। क्योंकि क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा के कारण पानी विघटित हो जाता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि पानी का वजन अधिक होता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है पेट्रोल और पानी दोनों द्रव्य होते हैं। या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि पेट्रोल पानी में तैरने लगता है। तो गाइस याद रखिएगा, पेट्रोल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि पेट्रोल जो है ये पानी में तैरने लगता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि प्लेइंग टू विन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लेइंग टू विन के जो लेखक है गाइस, याद रखिएगा ये साइना नेहवाल है, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं पीटी उषा ने कौन सा पुस्तक लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीटी उषा ने जो है guys याद रखिएगा द गोल्डन गर्ल जो है, ये याद रखिएगा द गोल्डन गर्ल जो है ये किसने लिखा है। तो याद रखिएगा द गोल्डन गर्ल जो है ये पीटी उषा ने लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। द गोल्डन गर्ल जो है ये किसने लिखा है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीटी उषा ने। अगर इसी जगह क्वेश्चन आता द सुटेबल गर्ल जो है वो याद रखिएगा विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। सनी डेज जो है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। सनी डेज जो है ये याद रखिएगा सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के द्वारा, तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो है, याद रखिएगा प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। तो इनके द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग इट, याद रखिएगा इनके द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। प्लेइंग इट माई वे जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुएज नहर किसे जोड़ती है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए लाल सागर व कैस्पियन सागर को, ऑप्शन बी बाल्टिक सागर व कैस्पियन सागर को, ऑप्शन सी भूमध्य सागर व लाल सागर को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लाल सागर और कैस्पियन सागर को जो है सुएज नहर जोड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 होते हैं, ऑप्शन बी 5 होते हैं, ऑप्शन सी 4 होते हैं, या ऑप्शन डी 2 होते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में जो है ये कितने कोष्ठ होते हैं गाइस, 4 कोष्ठ होते हैं। अगर हम बात करें इसमें 4 कोष्ठ कौन कौन सा होता है, तो याद रखिए, पहले आपको याद रखना है जो कि कौन सा है गैस, तो ये जो ऊपर का जो कक्ष होता है गैस, याद रखिएगा ऊपर का जो कक्ष है ये क्या कहलाता है गैस, तो ये आपको याद रखना है। ऊपर का जो कक्ष होता है याद रखिएगा दायां आलिंद होता है, और दूसरा जो है ये कौन सा होता है गैस, तो दूसरा जो होता है ये बायां आलिंद होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर का कक्ष होता है जिसे दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है। इसका काम भी बताऊंगी कि इसका कार्य क्या है। और तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा जो है आपको कौन सा होता है, ये नीचे का कक्ष होता है तीसरा। और चौथा जो है ये नीचे का कक्ष होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दाया निलय और बाया निलय कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दाया निलय कहते हैं और बाया निलय कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको बताती हूँ मैं कि जो है दाया निलय और बाया निलय का क्या कार्य होता है, और दाया अलिंद और बाया अलिंद का जो है ये क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, याद रखिएगा कि दाया अलिंद और बाया अलिंद का क्या कार्य होता है। तो याद रखिएगा दायां अलिंद और बायां अलिंद जो है ये क्या करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है रक्त ग्रहण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दायां अलिंद और बायां अलिंद जो है ये क्या करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रक्त ग्रहण करते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करते हैं गाइस, तो इनका जो काम होता है ये रक्त ग्रहण करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो है दायां निलय और बायां निलय जो है ये इसका क्या काम में होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दायां निलय और बायां निलय का जो काम में होता है ये आपको ध्यान रखना है, रक्त का निर्वहन
निर्वहन करना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त ग्रहण कौन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वहन, निर्वहन करना जो है ये किसका काम होता है, तो याद रखिएगा निर्वहन करना जो है, याद रखिएगा ये दाया निलय और बाया निलय का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपके ऑप्शन है यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन सी यूरिया यकृत में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन सी यूरिया रुधिर में उत्पन्न होते हैं, या ऑप्शन डी यूरिया स्टार्च के पाचन से उत्पन्न होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यूरिया जो है ये कहाँ उत्पन्न होता है, यकृत में उत्पन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो आपको बताना है कि हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो कि इसे जो है नियंत्रित करता है। तो आपके ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, या ऑप्शन डी तनिका। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमस जो है गाइस याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है मस्तिष्क का पूछा जाता है कि मस्तिष्क का जो है ये कौन सा भाग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोथैलेमस जो है गाइस याद रखिएगा ये मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, तो याद रखिएगा ये मस्तिष्क का जो है अग्र भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग होता है गाइस, तो याद रखिएगा मस्तिष्क का जो है अग्र भाग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है ये हाइपोथैलेमस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो है ये मस्तिष्क का छोटा भाग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 इकाई, ऑप्शन बी 10 इकाई, ऑप्शन सी 100 इकाई, ऑप्शन डी 0.1 इकाई। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर 100 वाट बिजली का बिल खर्च होगा गाइस तो कितना होगा, तो याद रखिएगा 1 इकाई खर्च होगा। अगर हम बात करें इसका जो है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो ई बराबर याद रखिएगा पीटी होता है, पी इंटू टी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको जब भी ऐसा हो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जिसमें से आपको याद रखिएगा ई जो है ये आपका क्या होता है, तो ई की जगह पे आपको याद रखना है ये जो है ये आपका क्या होता है, तो ई जो होता है ये आपका विद्युत ऊर्जा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ई जो है आपका क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, और पी जो होता है ये आपका क्या होता है, तो गैस पी जो होता है ये आपका क्या होता है, तो पी जो होता है ये आपको ध्यान रखना है ये आपका विद्युत शक्ति होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पी जो है ये आपका क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा बराबर याद रखिएगा विद्युत शक्ति इनटू क्या हो जाता है गाइस, टी जो है ये आपका समय हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है विद्युत शक्ति इनटू जो है क्या हो जाएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है समय हो जाएगा, ठीक है। विद्युत शक्ति इनटू जो है क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आप निकालिएगा गाइस, आपका निकल जाएगा। कभी भी कोई ऐसा प्रश्न हो तो याद रखिएगा। तो गाइस आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट 42 था वो कंप्लीट होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। और आज का जो है गाइस आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद। लेकिन प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।